हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी का, जिसमें गणित के कम से कम या मैथ के 23 सवाल करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान रखना। और आपको साथ साथ में रफ कॉपी साथ में रखनी है, आप साथ में कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। देखो पहला सवाल देख क्या रखें। क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि कोई संख्या है, संख्या कौन कौन है, अक्स और 272 का मध्य अनुपाती कितना दे रहा है, 68 दे रखा है। यानी कहने का आता है कि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य अनुपाती क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको पिछले परिवोड में, पिछले आपको जो मॉडल पेपर था उसमें बताया था कि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। रूट में क्या होता है, ए बी। यानी मध्य अनुपाती आपको कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, जबकि ए और बी कितना दे रखा है, अक्स इंटू 272 दे रखा है। तो अब आपको अक्स का मान निकालना है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 68 इंटू कितना हो जाएगा, 68 बराबर कितना हो जाएगा, अक्स इंटू 272 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 का भाग 272 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग 68 में कितनी बार जाएगा, 17 बार। तो अक्स का मान मेरे पास में कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। अगला देखो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, जिसमें आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या छयाभाज्य संख्या नहीं है। छयाभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, छयाभाज्य संख्या पूछी है, तो छयाभाज्य संख्या कौन सी होती है। छयाभाज्य संख्या होती है जिसका HCF यानी कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। छयाभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो आपस में ऐसी दो संख्या हो जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जरूर नहीं है कि वह को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर का अर्थ होता है भाज्य संख्या। जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या वो, आप कोई भी दो संख्या हो जिनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये दोनों आपस में संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ये दोनों आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का अर्थ है ये हमारा ऑप्शन है नहीं होगा, मतलब आप नहीं पूछा है तो ये 3 तो हो गए, नहीं होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये 1 ही है, ठीक है। ये तो तीनों क्या है, नहीं है। ये तो तीनों कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या कौन सी नहीं होगी, 17 और 34, क्यों, ये एक दूसरे से क्या है, भाज्य है। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन दिखाई देने में से आप सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन का लेवल ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैं टोटल क्वेश्चन करवा रहा हूँ पेपर के बेस पर आधारित क्वेश्चन है, या पिछले प्रीवियस जो भी ईयर में जो पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, उनमें से उठाकर मैंने ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और उनके आधारित पर नए क्वेश्चन भी साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि नए सर ये क्वेश्चन बहुत इजी करवा रहे हो आप, ऐसा नहीं है। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्गमूल से यानी रूट से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, यदि 1 माइनस 99 बटा 2500 है, बराबर आपको दे रखा है इसमें कि आगे दे रखा है आपको 49 बटा रूट में अक्स। तो आपको इसमें मान किसका निकाल के बताना है, अक्स का मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल है तो इसमें दो तरीका होता है करने का। पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें अक्स की वैल्यू यानी जो भी ऑप्शन दे रखा है उनमें से अक्स की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रखो। दोनों मान हमेशा बराबर आएगा तो आपका उत्तर सही है। अगर दोनों मान बराबर नहीं आ रहे तो आपका उत्तर गलत होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का, सोल्व करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। फिर देखो इसका मैंने एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया, 2500। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2500, और 2500 में से मेरे को कितना घटाना है, 99, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसका स्क्वायर होगा तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 49, और बट्टा में क्या हो जाएगा अक्स, क्योंकि रूट अक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा अक्स। अब देखो इनको घटाते हैं, इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2401, यानी 2401 बचेगा। बट्टा में कितना हो जाएगा 2500, बराबर इनका स्क्वायर कितना होता है 2400, यानी 2401 होता है। बट्टा में क्या होगा अक्स, इससे ये कट जाएगा। अक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2500 आ गई। बस आपको अक्स की वैल्यू पूछी थी तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। ये सवाल ग्रुप डी में 2018 वाला ग्रुप डी वाला पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ था, ठीक है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वर्ग और कार्य से संबंधित है। देखो चौथा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि ए और बी दो कार्य करते हैं। दे रखा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा भाषा में बड़ा दे रखा है, स्टेप भी ज्यादा होंगी कि एक प्रतिदिन किसी कार्य को अगर 6
प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ऐसे ही बी कोई कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है तो 10 दिन में उस कार्य को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। उसके बाद में आपको दे रखा है ये दोनों मिलकर प्रतिदिन अगर 9 घंटा कार्य करेंगे तो ये कितने दिनों में इस कार्य को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। तो आपको ये बताना है कि 9 घंटे प्रतिदिन मिलकर दोनों कितने दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। तो देखो इनकी पहले हम क्या निकालते हैं, ये कितने दिन में कर सकते हैं? तो मान लेते हैं एक कार्य कितने दिन में कर सकता है, तो ए कैसे निकालेंगे, इसके दिन कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि ए कितने दिन कार्य कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन। प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 6। और मान लेते हैं दिनों की संख्या कितनी है? अक्स हो गई। और हमें करवाना कितने घंटे इनसे काम? 9 घंटे काम करवाना है। कितना घंटा काम करवाना है? 9 घंटे काम करवाना है। तो ये कितना हो गया? 90 बराबर क्या हो जाएगा? अक्स इंटू 9। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 10 आ गया। मतलब एक उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। ऐसे ही देखो बी क्या करेगा? बी कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और मान लेते हैं उनके कार्य की संख्या मान लेते हैं कितनी है भाई, और फिर वो उससे भी हमें कितने घंटे काम करवाना है? 9 घंटे काम करवाना है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये हो गया, देखो y का मान कितना आ जाएगा? 50/9 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों इतने दिन में काम कर रहा है, यानी ए कितने दिन है? मान लेते हैं अक्स दिन है, अक्स दिन में 10 दिनों में वो कार्य करता है। बी y दिनों में 50/9 कार्य करता है। अब आपको इसमें क्या करना है? अब इनका देखो आपको बता रखा है कि अगर टोटल वर्क निकालना है तो हम उसका क्या निकालते हैं? एलसी मेथड करते हैं। तो इसका एलसी मेथड निकालते हैं। तो मान लेता हूं मैं अब एक जगह अक्स रखता हूं, अक्स मान लो कितने दिन है? 10 दिन है। और वाई कितने हो जाएंगे? 50/9 है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है? 50 आ गया, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 50 आ गया। ये हमारा टोटल वर्क कितना है? 50 आ गया। अब इसकी हम कार्य क्षमता निकालेंगे, कैपेबिलिटी लगाएंगे। कैपेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी 5 आएगी। और इसकी कितनी आ गई? 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9 आ गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों से इस कार्य को कितने दिन में मतलब करवाना है? तो क्या हो जाएगा? ए व बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए व बी मिलकर करेंगे 50/, टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य कितना होगा? 14। अब इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 25/7। इनको और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 सही 4/7 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में अलग दे रखा है। लास्ट में दे रखा है 9 घंटा, तो 9 घंटे का प्रयोग आपको पहले करना है। और ये कौन सा है? पान मसाला वाला, यानी MDH वाला, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगना है MDH मेन डे और घंटा। इस फॉर्मूले से पहले आपको इनके दिन निकालना है। दिन निकालने के बाद में टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद में आपको इसमें भाग लगाओगे। तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस काम को 3 से 4/7 दिन में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन किससे संबंधित है? ज्योमेट्री से संबंधित है। और दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक कोई समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा समांतर किसके? BC की दे रखी है। आपको फिर क्या है कि इसमें दो विकर्ण है जो आपस में किसी मध्य बिंदु पर काटते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि E और F की लंबाई ज्ञात करनी है। तो EF की लंबाई ज्ञात करने का मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आमने सामने भुजा का आपको क्या करना है? अंतर करना है। सीधा क्या करना है? अंतर लेना है। दोनों आमने सामने भुजा को क्या लेना है? अंतर लेना है। तो अंतर कितना है? जैसे एक का दे रखा है 90 और अंतर 14, और बट्टा क्या करना है? आधा करना है। तो 90 में से 14 गए, कितने बचे? 76/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? EF का मान कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, बहुत ईजी है। आप इसको फॉर्मूले से निकाल कर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जो समांतर चतुर्भुज से है, तो अगर आपके बीच वाला मान लंबाई निकालनी है तो दोनों भुजाओं को क्या करना है? आपको क्या करना है? उसका अंतर लेना है और 2 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, दूरी और समय से संबंधित है, जिसमें दे रखा है कि दो लड़के अलग अलग नाम के 2 लड़के मान लेते हैं कि क्या क्या नाम है? एक का नाम विष्णु है और एक का नाम है संदीप। संदीप क्या करता है कि एक ए स्थान से, मतलब एक स्थान ए से, मान लो एक स्थान है ए से बी की ओर जाता है। ये स्थान बी मान लो, यहाँ पर ए मान लो। संदीप यहाँ से रवाना होता है, ए स्थान से कहाँ जाता है? बी की ओर जाता है। और बी की ओर जाता है, कितनी बजे रवाना होता है? इसका टाइम क्या होता है? इसका टाइम होता है
10 बजे। ये कितने बजे रवाना होता है? 10 बजे होता है। उधर से क्या करता है कि इधर से संदीप रवाना होता है, उधर से सॉरी इधर से विष्णु कौन है, इधर से रवाना कौन हो रहा है? विष्णु। और उसके बाद में इधर से संदीप रवाना हो रहा है। संदीप स्थान बी से ए की ओर आ रहा है। ये रवाना हो रहा है 2 बजे। कितने? 2 बजे। ये रवाना कितने बजे हो रहा है? 2 बजे। ये रवाना हो रहा है 10 बजे। ठीक है। स्थान ए और स्थान बी की दूरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में 556 किलोमीटर। कितनी है? 556 किलोमीटर दे रखी है। टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 556। दूसरी बात है कि विष्णु की चाल कितनी दे रखी है आपको? विष्णु की चाल कितनी दे रखी है? विष्णु की चाल दे रखी है आपको 42 किलोमीटर। कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और उधर संदीप की चाल कितनी दे रखी है? संदीप की चाल आपको दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको बताना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लास्ट में आपको ये बताना है कि ये दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी वो कौन सा बीच वाला स्थान होगा जहां पर संदीप और विष्णु आपस में मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो अब देखो मैंने आपको समझाने खातिर ये डायग्राम बना रखा है कि दो स्थान है, दो स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। विष्णु 10 बजे रवाना होता है, जबकि संदीप कितने बजे रवाना होता है? 2 बजे रवाना होता है। मतलब वो तो सुबह 10 बजे रवाना होता है, ये कितने बजे रवाना होता है? दोपहर में 2 बजे। तो आपको पता है ये पहले 4 घंटा चल चुका है, नहीं कौन चल चुका है? विष्णु। तो मान लो 4 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा? मान लो ये 4 घंटे में कम यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय कर ली कि इसकी चाल कितनी है? 42। और कितने घंटा चला है? 4 घंटा। तो इसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली? 168 किलोमीटर। यानी 556 किलोमीटर में से इसने 168 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। अब दूरी पीछे कितनी बची है? यहां से लेकर मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी बची है। ये दूरी ये दोनों तय करेंगे, ये दूरी आपस में ये दोनों क्या करेंगे? तय करेंगे। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, 556 में से इधर देखो 556 में से मैं कितनी घटा देता हूँ? 168। तो पीछे कितनी बचेगी? 8। और यहाँ पर देखो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर देखो 3। तो पीछे दूरी कितनी बचेगी? 388 किलोमीटर। मतलब अब हमारे पास में दूरी कितनी है? 388 किलोमीटर है। और 388 किलोमीटर दूरी कौन कौन तय करेगा? इधर से विष्णु जाएगा, उधर से कौन आ रहा है? संदीप आ रहा है। तो रिलेटिव आपको पता है दूरी निकालने के लिए दोनों चाल आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दूरी रिलेटिव टाइम का अर्थ रिलेटिव टाइम का अर्थ क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का अर्थ होता है दोनों जुड़ेंगे, S1 प्लस S2। S1 स्पीड किसकी हो गई? विष्णु की। S2 स्पीड किसकी हो गई? संदीप की। तो देखो अब बहुत इजी हो गया। आगे देखो दूरी कितनी है? 388 बटा ये दोनों आपस में चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 42 प्लस कितनी हो जाएगी? 55। तो कितना हो जाएगा? 388 बटा 90, और ये कितना हो गया? 97। तो अब 97 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी उत्तर हमारा कितना आ गया? 4 घंटा। कितना आ गया? 4 घंटा। तो कितने घंटे बाद आपस में वो मिलेंगे? यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा जहां पर ये आपस में मिलेंगे, वो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 4 घंटे बाद मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 4 घंटे बाद। अब आपको बताना है कि टाइम क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे देगा टाइम, यानी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो 10 में जैसे मैं 4 जोड़ूंगा तो कितने घंटे बाद मिलेंगे वो? यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 10 और 4 कितना हो जाएगा? 2 बज जाएगी। यानी अब उनका जो मीटिंग टाइम होगा, आपस में मिलने का टाइम वो कितना होगा? 2 बजे होगा। कितना होगा? 2 बजे होगा। 2 PM पर वापस में क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 PM पर आपस में मिलेंगे। इतना जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर आप डायग्राम की सहायता से बनाकर करोगे क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व होता है। अगला सवाल है छठा सवाल। छठा सवाल आप देखो क्या दे रखा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आगे दे रखा है आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, साथ में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा में आपको क्या दे रखा है? बटा में आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आगे दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसका मान आपको बताना है, सोल्व करके बताना है। तो ध्यान रखना जो ऊपर ये दो चीज दिख रखी है, इसका हमेशा आप उत्तर ध्यान रखना 2 होता है। कितना होता है? ये एक प्रकार का फॉर्मूला होता है किसका? कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, आगे
आगे आपको दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या होता है सेक थीटा, और इसका मान कितना होता है 2 होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब इनका ये फॉर्मूले के रूप में जब आप सोल्व करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। तो ऊपर वाले का मान कितना हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया बट्टा। देखो अब इसको अगर मैं इधर देखो सेक को अगर मैं मान लो चेंज करना है साइन कोस में, तो मान लेते हैं इसको मैं 1 बट्टा कोस लिख सकता हूँ और इसको मैं साइन बट्टा क्या लिख सकता हूँ कोस लिख सकता हूँ। अब इनका लघुत्तम लूंगा तो क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, और कोस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या हो जी कोस थीटा, ये हो गया। आगे देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है साइन बटा कोस और प्लस ये होता है कोस बटा नहीं ये होता है कोस बटा साइन, ये होता है साइन बटा कोस होता है, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा साइन और कोस आएगा, साइन हट जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एंड फिर आगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये हो गया। अब देखो इसका दोबारा देखना, इसको क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, इसको लिख सकते हैं साइन बटा कोस। तो इसका लघुत्तम ये आ गया साइन साइन कट गया कोस स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 1 अपॉन साइन अपॉन कोस, ठीक है 1 माइनस साइन, इधर देखो 1 प्लस साइन, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, ध्यान रखना क्वेश्चन शायद गलत प्रिंट हुआ है तो इसमें क्या होगा 1 अपॉन कोस हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा आएगा, क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में क्या रहेगा कोस रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, मान आएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है, तो यहाँ पर है सेक प्लस साइन टेन कर लेना, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सातवां, अगला क्वेश्चन देखो सातवां किसे मेंसुरेशन से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है। आप मान लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो मान लेते हैं ये त्रिभुजाकार है, ऐसा नहीं दिया कि ये त्रिभुज किस आकार है, ये जरूरी नहीं है, दे नहीं रखा है तो आप बना लो त्रिभुज है। त्रिभुज की आपको भुजा दे रखी है, मान लो ये कितनी है 85 दे रखी है, इधर दे रखी है 85 के बाद में ये दे रखी है, ये भी आपको कितनी दे रखी है 85 दे रखी है। आगे अगली भुजा आपको ये दे रखी है 154 दे रखी है, कितनी दे रखी है 154 दे रखी है, ठीक है। अब देखो इस खेत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो आपको पता चल गया ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक परपेंडिकुलर लंब डालता हूँ, लंब डालूंगा तो ये भुजा आप बन जाएगी, तो मान लो ये भी स्वतंत्र है तो ये भी कितनी हो जाएगी स्वतंत्र होगी, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज बन गया जिसमें कौन सा थ्योरम लग रही है पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपल एट बन रहा है, किस किस का। वैसे आप निकाल सकते हो कि अगर इसको निकालना है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर में से स्क्वायर घटना है, वैसे आप कर लेना पूरा, लेकिन आपको ट्रिपल एट याद रखना, ट्रिपल एट जितना याद रहेगा उतना क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। जैसे मेरे को याद है कि 85 77 और 36 का क्या होता है ट्रिपल एट होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ये भुजा कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 36 आ गई। अब आप इसका क्या निकाल सकते हो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और क्षेत्रफल क्या होगा यानी बेस आधार हो गया और इंटू हाइट से क्या करना है गुणा करेंगे, तो इनको दोनों को आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 77 इंटू 36, 77 इंटू 36 का अर्थ कितना हो जाएगा, इनको करते हैं तो देखो गुणा करो 36 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 साथी कितना होता है 36 साथी 42 हंसलागी 4 252 होता है, कितना होता है 252 हंसलागी 25 252 और 25 कितने होंगे 277 होंगे, कितने होंगे 277। तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2772 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना इजी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो इसका स्क्वायर करना और इसके स्क्वायर में से क्या घटा देना इसका स्क्वायर, तो मेरे पास में ये बुझा जाएगी। ठीक है। और फिर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार को सीधा किससे गुणा करना है, हाइट से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई संख्या 200 को धन पूर्णांक है 200 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि उसका शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिसका उसका जो फैक्टर होगा वो किससे ज्यादा हो, 8 से क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसा कौन कौन सी संख्या है, तो देखो कोई भी संख्या मान लेते हैं हमारे पास में 200 है, इसमें किसका भाग लगाना है, कोई संख्या किसी अक्ष का भाग लगाना है। तो मेरे पास में शेषफल कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 192 में तो वो संख्या है जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, प्लस 8 क्या बच गया, शेषफल किसी संख्या अक्ष से भाग देने पर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं पर कि कोई संख्या 200 में अक्ष का भाग लूंगा, तो कहने का अर्थ हो गया जो भी ये संख्या होगी उसमें 192 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। यानी उस संख्या में 192 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, 8 शेषफल बच जाएगा। अब साथ में एक इसने ये रख दिया कि जो भी उत्तर है वो 8 से बड़े होने चाहिए। इनके जो भी यहाँ पर जो भी संख्या है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 192 का फैक्टर करते हैं। देखो तो 192 की जो भी संख्या फैक्टर होगी, गुणनखंड होगी, वही इसमें क्या है, उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 192 में पहली संख्या कौन सी भाग जाएगी, 96 का जाएगा, यानी 96 इंटू 2 करेंगे तो 192 आएगा। 96 के बाद में किसका जा रहा है, देखो 96 के बाद में 48 का जाएगा, 24 का जाएगा, और किसका जाएगा, 12 का जाएगा, 16 छक्की 96, 16 का भी जाएगा, और बताओ और किसका जाएगा, 96 का जाएगा, 48 का जाएगा, 24 का जाएगा, 72 का जा रहा है क्या, 72 का नहीं जाएगा, और किस किस का जाएगा बोलो, 9 का जा रहा है क्या, 9 का भी नहीं जा रहा है। 96, 48, 24, 12, 16, 32, एक 32 का भी जा रहे हैं, 32 का भी जा रहा है। 32 के बाद में 2, 4, 6, 32 के बाद दो संख्या और बच गई, कौन कौन सी बच गई, और बताओ इसमें किसका जाएगा, 11 का जा रहा है क्या, 11 का नहीं जाएगा। 96, 48, 24, 12, 16, 32 एक हो जाएगी 8, 2, 4, 6, 7। वैसे ऐसे करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, ऐसे कर लो तो भी हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 96, 2 का भाग कितनी बार गया, 48 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ तक ही आपको करना है। तो 1, 2, 4 संख्या तो ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी। एक संख्या और कौन सी हो गई, 16 हो गई, 24 हो गई, 32 हो गई, और संख्या कौन सी बच गई जिसका मान 8 से बड़ा होना चाहिए। 8 तो आपको लेना नहीं है, वैसे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 आपको क्या करना है, लेना नहीं है। तो इतनी संख्या हो गई, कोई बची तो नहीं है, तो कोई बची नहीं है तो देख लेते हैं। तो टोटल कितनी संख्या है जो 8 से बड़ी है, जिसका भाग पूरा पूरा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो कितनी संख्या होगी, इसकी उत्तर कितना होगा, 6 संख्याएं होगी। कितनी होगी, टोटल 6 संख्याएं होगी। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। अगला सवाल देखो। तो एक संख्या स्वयं क्या हो जाएगी इसकी, देखो एक स्वयं इसकी क्या होती है, फैक्टर होती है, तो 192 हो गई। एक 64 का विभाग मैंने बोल रहा था, बीच में लिखा नहीं है, तो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितनी संख्या होगी, 8 संख्या होगी। जो संख्या क्या होगी, 192 की फैक्टर है, वही संख्या क्या है, इस इनका मान होगा, अक्ष का मान क्या होगा, इन संख्या में से होगा, वो संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, कुल मिलाकर कितना मान होगा, 8 होगा। अगला सवाल देखो 9वां। अगला क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 9वां क्वेश्चन दे रखा है आपको अलजेब्रा से दे रखा है कि x प्लस y का मान दे रखा है आपको 41 है। मतलब आपको एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दे रखा है, दोनों वेरिएबल का योग दे रखा है 41 है। तो आपको मान निकाल कर बताना है, किसका मान निकालना है कि x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021 की आपको वैल्यू निकाल कर बतानी है।
अब आप समझना कि आपके पास में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन कितनी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। और आपको पता है जब दो वेरिएबल हो तो आपके पास में दो इक्वेशन होनी चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए। अब लेकिन आपके पास में इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है, तो आप अपने मतलब ऐसे दो मान पुट आउट करो जिसका योग 41 हो। आप कोई से भी दो मान उठा कर रख लो जिसका मान कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कितना रख दिया, अक्ष का मान मैंने मान लो 20 रख दिया और वाई का मान मैंने कितना रख दिया, 21 रख दिया, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 41। जैसे मान में यहाँ पर रखूंगा ये, तो इसका मान कितना हो जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर 20 रखा, तो 20 माइनस 20 क्या हो गया, 0। 0 की पावर कितने करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस वाई की जगह मैं 21 रखूंगा तो 21 माइनस 21 कितना हो गया, 0। और 0 की पावर 2021 करूंगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो चारों ऑप्शनों में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 10वां। अगला क्वेश्चन है देखो 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन किससे संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है कि एक वृत्त है, वृत्त में दो जीवाएं समांतर जीवाएं हैं, PQ और RS है। दोनों की लंबाई क्रम से दे रखी है आपको कितनी है, 48 और 40 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके दोनों की मध्य बीच की दूरी दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब देखो डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि एक हमारे पास में वृत्त है, क्या है, वृत्त है। वृत्त में दो जीवाएं हैं, मान लेते हैं एक जीवा, एक मान लेते हैं इधर है, ये इनका मिड पॉइंट केंद्र हो गया। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ये मान लो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि इनके केंद्र से डाला गया लंब जीवा पर, तो जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, समविभाजित करता है। ठीक है, इसका मान अगर 40 है, पूरे का मान कितना है, 40 है, तो ये कितने में विभाजित हो जाएगी, 20 में। कितने में हो जाएगी, 20 में। अब आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कौन सी होगी, या तो ये त्रिज्या होगी या ये त्रिज्या होगी। तो आप क्या करोगे त्रिज्या निकालने के लिए, आप देखो अगर आपको ऐसी क्वेश्चन में ट्रिपल एट याद है, ट्रिपल एट याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। अगर ट्रिपल एट याद नहीं है तो आपके क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, हार्ड होगा। तो इधर देखो 24 है। अब 24 जैसे ही 24 के साथ मान लो, अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान आएगा वो मान, जैसे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 23 दे रखा है एक ऑप्शन, एक दे रखा है 25, एक ऑप्शन आपके पास में दे रखा है 24, और एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास में 22। तो देखो अगर मैं इनका हाफ करता हूं तो ये हाफ वाली तो दोनों ही होगी नहीं, अर्थात ना 23 होगा ना 22 होगा। और अब देखो 24, तो अगर जीवा का आप करेंगे 24 है, 24 कभी क्या है कि त्रिज्या हो सकती है, नहीं होगी। तो वैसे तो आप सीधा ऑप्शन से करोगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो याद रखना कि अब देखो 24 का किसके साथ ट्रिपल एट बनता है, 24, 25 और 7 का ट्रिपल एट बनता है। तो मान लो अगर ये 24 है तो ये भुजा 7 हो गई, ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 22 है, 22 में से 7 ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली कितनी बच गई, 15 बच गई। करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 24, 25 और 7 का क्या बनता है, ट्रिपल एट बनता है। इधर देखो 15 और 20 और किसका ट्रिपल एट बनता है, 25 का। एक ट्रिपल एट ये हो गया 15, 20 और 25, एक ट्रिपल एट हो गया 25, 7 और 24। अब आप दोनों में से किसी को उठाओ और मान रखो, तो मान हमारा सेंटर मतलब है रेडियस का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको ट्रिपल एट याद है तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन की थ्रू क्वेश्चन करना चाहो तो आपको पता है कि जीवा की जो जीवा आप होती है, आपसे त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है। तो त्रिज्या अधिक होगी, रेडियस अधिक होगी, तो क्या है, रेडियस का मान अधिक होगा। तो रेडियस का मान अधिक होगा, तो इसमें देखो 3 मान तो छोटा दे रखा है, एक ही मान इनसे बड़ा दे रखा है, तो मान हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 11वां सवाल। अगला सवाल है देखो 11वां सवाल में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 159 विषम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बता रखा है कि औसत निकालने के लिए दोनों ध्यान रखना। पहले आप विषम संख्या के फॉर्मूला लिख लेना कि विषम संख्याओं एन विषम प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है एन ही होता है। क्या होता है, एन होता है। एन सम संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, एन सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, सम पूछे तो n प्लस 1 कर देना। कितना कर देना, n प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इसमें विषम पूछा है, तो विषम का मान कितना हो जाएगा, 159 होगा। कितना होगा, 159। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 159 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन किसने दे रखा है, मेंसुरेशन से दे रखा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है कि एक घनाभ है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको योग दे रखा है 38 है। कितना दे रखा है, 38 है। और जबकि आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का मान आपको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। दूसरी बात है आपको विकर्ण, विकर्ण का मान कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं वर्गमूल का चिन्ह हटाऊंगा तो इधर मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। तो वर्ग करूंगा तो इससे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर करके लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो छोड़ दो, आगे काम आएगा। अब देखो आप जानते हो कि एल प्लस बी प्लस एच इनका होल स्क्वायर करते हैं। तो इनका होल स्क्वायर करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2, या इसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो। तो 2LB 2BH HL क्या हो जाएगा, HL। अब आपको देखो ये आपको जो लास्ट में चीज दे रखी है, ये घनाभ का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपको ये निकालना है। जब इन दो का आपके पास मान दे रखा है, इसका मान कितना है, एल प्लस बी प्लस एच का मान 38 है। तो 38 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एंड इधर देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान आपको कितना दे रखा है, 22 का स्क्वायर। तो इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में। ठीक है, और ये आपको निकालना ही है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप स्क्वायर करके घटाओगे तो भी उत्तर वही आना है, वरना आप सीधा फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक जुड़ेगा एक घटेगा, एक जुड़ेगा और एक क्या होगा, घटेगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, इसको देखिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 38 प्लस 22 कितना हो गया, 60 इंटू, इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना, 16 छकी 96। आगे क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल है तो आपको सीधा फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 960 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखो 13। अगला क्वेश्चन देखो 13वां सवाल है। कौन सा सवाल है, 13वां। और 13वां सवाल किससे संबंधित दे रखा है, 13वां सवाल दे रखा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दे रखा है कि 4 प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस आगे दे रखा है आपको m प्लस 1 एक्स प्लस आपको एक दे रखा है बराबर है 0। अब आपको इसमें m का मान निकाल कर बताना है। यदि मूल बराबर है, मैंने आपको पिछली जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी हमने मूलों की तीन प्रकृति आपको बताई थी। एक मूल बराबर होते हैं या वास्तविक होते हैं, एक धनात्मक होते हैं और एक ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें देखो मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये होता है। अब आपको इसमें सीधा मान रखना है। बी का मान आपको कितना दे रखा है, m प्लस ए का स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ए का मान कितना है, 4 प्लस m इंटू 1। इधर देखो अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, इसका ये होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4m, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, इसको इधर देख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2m और माइनस का 15, क्योंकि प्लस का 1 है, इधर 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणन करने पर तो आना चाहिए 15 माइनस का, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो माइनस के 5 और प्लस के 3 हो गए, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस का क्या हो जाएगा, 15 बराबर क्या हो गया, 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, m माइनस 5, इधर कॉमन क्या आ रहा है, 3, इधर भी m माइनस कितना हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो m का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 और 1 हो जाएगा m प्लस 3। अर्थात दो मान आएंगे, कौन कौन से, एक तो m का मान होगा प्लस 5, एक होगा माइनस 3। यहाँ से m का मान 2 प्राप्त होंगे, कौन कौन सा मान प्राप्त होगा, एक होगा 5
और एक होगा 3। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 14वां सवाल। अगला सवाल है देखो 14वां सवाल। 14वां सवाल आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम से दे रखा है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है। आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, मान लो दो संख्या ए और माइनस बी का अंतर आपको कितना दे रखा है, 2001 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2001 दे रखा है। दूसरी कंडीशन इसमें बोल रहा है कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग लगाया जाए तो भाग कितने बार जाता है, 9 बार जाता है, यानी भाग पर 9 प्राप्त होता है और शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है, 41 प्राप्त हो रहा है। तो आपको संख्या निकाल कर बतानी कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब देखो यदि मैं कोई संख्या में भाग दे रहा हूं, तो देखना मैं कोई बड़ी संख्या में अगर मैं किसी छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या में किसी छोटी संख्या का भाग दे रहा हूं, कितना प्राप्त होगा, 9 भाग पर, जबकि शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है, 41। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a बराबर क्या लिख सकता हूँ, b इंटू 9 प्लस 41 लिख सकता हूँ। नहीं, यानी मेरे पास यहाँ से a का मान कितना आ गया, 9b प्लस 41 आ गया। तो इधर मैं देखो a का मान रखता हूँ, तो a का मान रखूंगा तो कितना आएगा, 9b प्लस 41 माइनस कितना हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 2001 हो गया। ठीक है, अब देखो ये इधर ये घटेगा तो कितना हो गया, 8b, 41 उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2001 में से मैं कितना घटाना है, 41 घटाना है। तो 8b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में से एक गया 0, यहाँ कितना बच गया 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो अब 19,960 में किसका भाग लगाना है, b का। तो b का भाग कितनी बार जाएगा, भाग लगाओ, भाग कितनी बार जाएगा, भाग गया 2 बार, पीछे बचा 3, 16 3 36, 36 में कितनी बार जाएगा, भाग 4 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार गया। तो b का मान मेरे पास में कितना आ गया, 245 आ गया। कितना आ गया, 245 आ गया। अब देखो b का मान से यहाँ पर रखो, चाहिए आप यहाँ पर रखो, तो हमारे पास b का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर b का मान यहाँ पर रखता हूँ, तो a बराबर कितना आ जाएगा, कि 245 इंटू 9 प्लस कितना हो जाएगा, 41। तो इधर देखो इनको गुणा करेंगे, 45 से लगी 4, 36 से 4 40, से लगी 4 18 4 कितना हो गया, 22 प्लस कितना हो जाएगा, 41। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 1 6 5 1 6 4 2 2 यानी 2246 किसका मान आ गया, a का मान आ गया। और आपको ये बताना था कि अपना आपको a और b का मान निकाल लिया। अब इसमें आपको आगे बताना है कि इनके अंकों का योग बताना है, यानी संख्या a के अंकों का योग बताना है। संख्या a के अंकों का योग करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 4 4 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा, 14। आपको क्वेश्चन थोड़ा आगे और पूछा है, ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखो 15वां। अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन में क्या करता है, महेश नाम का एक लड़का है जो HDFC बैंक में कुछ धनराशि क्या करता है, निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद में उसने 2 वर्षों के बाद में HDFC बैंक ने महेश को 280.5 रुपए क्या दिया है, ब्याज दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। कहने का अर्थ है कि आपको रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 4% है। आपको पूछा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है इसका सक्सेसिव बनाते हैं क्या हो जाएगा, 4 + 4 प्लस 4 इंटू 4 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो ऑल ओवर मेरे पास जो रेट प्राप्त होगी 2 साल की वो कितनी होगी, 8.16%। और ये 8.16% का मान आपको कितना दे रखा है, 280.5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 280.5 दे रखा है कि 2 साल का। ये 2 साल का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको, कितने साल का, 2 साल का। अब आपको निकालना क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, आपको पता है साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। तो पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, तो दोनों साल कितना क्यों, 8%। दोनों 2 साल का कितना हो गया, 8%। 8% की आपको वैल्यू निकालनी है। नीचे लिखते हैं, देखो ऐसा ही 2 साल का निकालना है। 2 साल की कितना होता है, 8%। 8% की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है सिर्फ 0.16% का। अगर मैं 0.16% का यहाँ से मान निकाल देता हूँ तो कितना आएगा, इसका 0.16% कितना होगा, 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5 होता है। अगर देखो ये 5.5 इसमें से घटा लूंगा तो मेरे पास इधर घटाने पर कितना बच गया, 8 बच गया। इधर तो घटाऊंगा तो 8%, और इधर क्या बच जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और पीछे कितना बच गया, 275 रुपए। तो
2 साल का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा हमें? 275 रुपये होगा। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज मत करना, बिना फॉर्मूला यूज किए आप इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन भी आपको किससे दे रखा है? मेंस्ट्रुएशन से संबंधित दे रखा है कि शंक्वाकार का एक तंबू है और उसमें क्या है कि 5 मीटर के क्षेत्रफल में 5 मीटर के क्षेत्रफल में 40 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है और उस शंक्वाकार तंबू में हवा का जो आयतन है वो है 70 मीटर क्यूब। कितना है? 70 मीटर क्यूब। मान लो ये एक शंक्वाकार है, तंबू है, ये जो एरिया आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है? 5 मीटर स्क्वायर दे रखा है और जबकि इसकी जो वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 70 मीटर क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है? 70 मीटर क्यूब। आपको बतानी है कि इस तंबू की हाइट कितनी होगी। आपको क्या निकाल कर बतानी है? इसकी हाइट निकाल कर बतानी है। तो हाइट निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि आयतन क्या होता है, शंक्वाकार आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉइंस। वॉल्यूम ऑफ कॉइंस क्या होता है कि 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है इसका आधार का क्षेत्रफल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू बेस का क्षेत्रफल, बेस ऑफ एरिया, इंटू क्या हो जाएगी? हाइट, और बराबर वॉल्यूम कितना दे रखा है? 70। तो यहाँ पर मान कितना रखो? 70 रखो। अब ये 3 यहाँ पर बटा में इधर गुणा में आ जाएगा तो 70 इंटू 3 और बेस का एरिया कितना दे रखा है? 5 इंटू एच। 5 का मान 70 में कितनी बार आ जाएगा? 14 बार कितना होता है? 70। तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 42 मीटर। कितनी आएगी? 42 मीटर। ये क्वेश्चन इतना इजी था, आपको सीधा इसमें क्या ज्ञात करनी थी? हाइट ज्ञात करनी थी। दोनों मान बराबर रखकर। अगला क्वेश्चन है देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन किससे संबंधित है? क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है कि साइन 70 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ये और आगे दे रखा है आपको 2 साइन 70 डिग्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 कोस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर कोस 70 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। आप इसका आपको क्या निकाल के बताना है? मान निकाल कर बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है इन दोनों में से, ऊपर देखो साइन कॉमन ले लो, नीचे क्या ले लो? कोस, यानी ऊपर साइन 70 कॉमन ले लो, नीचे कोस 70 कॉमन ले लो। तो ऊपर मैंने क्या ले लिया? साइन 70 डिग्री क्या ले लिया? कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 साइन 70 डिग्री, ठीक है, बटा नीचे मैंने क्या कॉमन ले लिया? कोस 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 कोस 70 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 1। और ये दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं? आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोस 2x बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, या क्या होता है? 2 कोस x माइनस 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं? कोस 2x के होते हैं। तो कोस 2x ऊपर आएगा, कोस 2x नीचे आएगा, तो कट जाएगा, आपस में कटेगा, ये मान दोनों कट जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचेगा? साइन 70 और कोस 70 का मान कितना होता है? टेन 70 होता है। कितना होता है? टेन 70। और ये सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो 19वां सवाल। अगला सवाल है देखो 18वां सवाल है। 18वां सवाल किसने दे रखा है? प्रतिशत से संबंधित सवाल है। ये सवाल दे रखा है, ये पासिंग मार्क वाला सवाल है। कौन सा दे रखा है? पासिंग मार्क वाला, जिसमें दे रखा है 2 स्टूडेंट है अलग अलग। एक स्टूडेंट तो क्या करता है कि उस परीक्षा में वो कितना अंक प्राप्त करता है? 25% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी क्या करता है कि जबकि दूसरा विद्यार्थी क्या करता है? 40% अंक प्राप्त करता है और पास मार्किंग से कितना ऊपर चला जाता है? 28 नंबर। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, पास मार्किंग दोनों की बराबर करनी है। फर्स्ट पास मार्किंग, सेकंड पास मार्किंग आपको क्या करनी है? बराबर करनी है। तो पहले बच्चे का कितने पर प्रतिशत अंक थे? 25% अंक थे। वो कितने अंकों से फेल हुआ है? वो है 32 अंकों से फेल। अगर मैं 25% में 32 अंक जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा? पास हो गया। वैसे इसमें करना है, वो बोल रहा है कि 40% अंक प्राप्त किए, जो पास मार्किंग से कितने अधिक थे? पास मार्किंग से वो अधिक थे 28 नंबर। तो मैं इस 28 को क्या कर देता हूँ? घटा देता हूँ। घटाऊंगा तो ये पूरा पूरा पास होगा, इधर भी ये पूरा पूरा पास होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पास मार्किंग रखना बराबर है। या तो फेल पकड़ लेना, या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। हिंदी में बोले तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण।
अब देखो परसेंटेज एक तरफ करो और संख्या एक तरफ कर दो, तो प्रतिशत का गैप कितना आ जाएगा, 15% का। कितना आ जाएगा, 15% का। इधर देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो 1% का मान कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब हमें 100% की मान निकाले, यानी कुल अगर उस पे मतलब टोटल वो पेपर कितने नंबर का हुआ है, तो अब हमें 100% निकालना है। तो टोटल पेपर कितना नंबर का हुआ था, 400 नंबर का। अब वो क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है आपको उस पेपर के 72% बताना है, तो 72% बताना है, तो इसकी कितना निकालना है, 72 निकाल लो। 72% निकालेंगे, 72 निकाल लेते हैं, 200 से 200 चली गई, इनको गुणा करते हैं, कितना आएगा, 8 और 88, यानी 72% का मान कितना होगा, 288 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 288 नंबर। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जाएगा, दूसरा है कि टोटल नंबर बताइए पेपर की, तीसरा है कि जैसे इसमें दे रखे 72% का मान बताइए, तो आप उनका निकाल कर बता देना। अगला देखो सवाल 19वां। अगला क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन किससे संबंधित है, कोऑर्डिनेट से संबंधित है। कोऑर्डिनेट्स में आपको दे रखा है कि मूल बिंदु से एक रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। जो समीकरण आपको क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है आपको 6x + 8y - 48 दे रखा है, जिसमें आपको बतानी है कि लंबवत रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब इस रेखा पर लंबवत रेखा की क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो लंबाई ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि c/√में a² + b² मोड, इसको बोलते हैं मोड। मोड में जो मान प्राप्त होता है वो हमेशा पॉजिटिव मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें सीधा मान रखो, c का मान आपको कितना दे रखा है, -48 दे रखा है, और बटा में क्या होगा, स्क्वायर में, बटा में स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर मतलब 10 हो गया। तो मेरे को मान कितना प्राप्त होगा, 4.8। तो हमारी लंबाई कितनी प्राप्त होगी, उस रेखा के लंबवत जो लंबाई प्राप्त होगी उसका मान कितना होगा, 4.8 होगा। तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबवत लंबाई को निकालने का फॉर्मूला होता है कि मोड में c/√में a² + b² होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो 20वां। अगला सवाल है 20वां सवाल है, ये किससे संबंधित है, मतलब ब्याज से संबंधित है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है, ठीक है। आपको दे रखा है कि कोई धनराशि आपको ज्ञात करनी है, जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का दे रखा है। आपको कितना दे रखा है, 224 रुपये दे रखा है। तो आपको बताना है कि वो धनराशि क्या होगी। तो अब आपको पता है रेट कितनी दे रखी है आपको, 5%। रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/20। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20। कहने का अर्थ है कि अब 20 है तो आपको ये धनराशि 3 साल के लिए आपने लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के। तो 3 साल के लिए मैं इसका क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ। 20 का क्यूब कितना होता है, 800, यानी कितना हो जाएगा, 8000। अब मान लो एक आप ध्यान रखना कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 ईयर का SI क्या होगा। तो 3 ईयर का SI निकालने का अनुपात याद रखना, 3:1 होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप इसका कितना निकालना है, 20%। तो इसका मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, इसका 8000 का 20% कितना होता है, 400 होता है। कितना होता है, 400। फिर 400 का 20% कितना होगा, 400 का 20% कितना होता है, 4, यानी हर एक का आपको निकालना है 20%। तो 8000 का 20% कितना हो गया, 400 हो गया। 400 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब देखो इनको आप गुणा करते जाओ, इनको आपस में गुणा करते हैं, तो ये कितना हो गया, 1200। ये कितना हो गया, 60, और ये कितना हो जाएगा, 1। कहने का अर्थ है, तो ये लास्ट वाला पोर्शन ये बता रहा है कि ये 3 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। ये 3 साल का सिंपल और कंपाउंड का इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंस कितना दे रखा है, 61 है। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 61 की वैल्यू की क्वेश्चन में दे रखी है 244 रुपये। कितना है, 244 रुपये। मतलब 61 का कितना गुना है, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो हमारा जो ये मूलधन है, मान लो ये मूलधन भी कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो मैं इसको 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 32000। तो हमें जो मूलधन प्राप्त होगा, वो राशि प्राप्त होगी, वो कितनी होगी, कितनी होगी, 32000 होगी। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने तो आपको अनुपात यानी रेशियो मेथड से बताया, आप इसको दूसरे
फॉर्मूले से यूज करोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने आपको कौन सा रेशियो मतलब रेशियो अनुपात बताया है। रेशियो अनुपात से ये क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूले से कर सकते हो। अगला